દોસ્તો નમસ્કાર કે ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆત દસ્તકમાં હું મયુર જાની આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું અને આજે આપણે આ વિશેષ કાર્યક્રમમાં ઉત્તર પ્રદેશના રાજકારણમાં થઈ રહેલી ઉઠાપટકની વાતચીત કરવાના છીએ. આપણા માટે અત્યારે બહુ જ એક રસનો વિષય છે 5 રાજ્યોમાં આવી રહેલી ચૂંટણી, કારણ કે એના ઉપર ખૂબ બહુ મોટો મદાર છે 2024માં શું પરિણામ લોકસભામાં આવી શકે એ બાબતનો. અને ઉત્તર પ્રદેશ ખાસ એટલા માટે કારણ કે ઉત્તર પ્રદેશથી જ દિલ્હીની ગાદીનો રસ્તો પસાર થાય છે. ત્યારે આપણી સાથે આજે વાત કરવા માટે ઉત્તર પ્રદેશના રાજકારણની અંદર ચાલતા રાજકારણની ચર્ચા અને બહુ જ વિશદ માહિતી ધરાવતા ખૂબ સિનિયર જર્નલિસ્ટ છે આપણી સાથે राजकुमार सिंह साहब. राजकुमार जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं. बड़ा अच्छा लगा आप हमसे आज जुड़े हैं. आपका बहुत बहुत स्वागत है. धन्यवाद धन्यवाद मयूर जी. और मैं दर्शकों को थोड़ा सा परिचय भी आपका दे दूं. राजकुमार जी जो है वो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश के. बड़े प्रतिष्ठित संस्थानों में जो है वो संपादक की भूमिका पे काम कर चुके हैं, जिसमें दैनिक जागरण भी है और नवभारत टाइम्स भी है. और हम लोगों का भी एक सौभाग्य रहा है कि हम लोगों ने साथ में कुछ साल जो है काम किया है एक बड़ी प्रतिष्ठित चैनल के लिए. तो आज आपसे फिर हम जो है एक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं. हमको अच्छा लग रहा है. राजकुमार जी कैसे हैं आप, ये बताइए. मैं बिल्कुल ठीक हूँ मयूर जी. और मैं थोड़ा संशोधन कर दूं, मैं नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान अखबार में रहा हूँ, हिंदुस्तान दैनिक जागरण में नहीं रहा हूँ. बिल्कुल 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 बिल्कुल. तो यूपी की जो नब्ज है उस पर बिल्कुल उनका हाथ रहता है राजकुमार जी का. और इसीलिए हमने आज जो उनसे जो दरखास्त हमने उनसे कहा था कि आप हमारे साथ जुड़िए और हमारे दर्शकों को उत्तर प्रदेश में ज़मीनी तौर पर क्या चल रहा है, राजनीतिक उठापटक किस हद तक है और क्या क्या जो खबरें हम यहाँ बैठ के सुनते हैं उसमें कितना दम है और कितना नहीं है, तो इन सब पर हम आज आपसे बात करना चाहेंगे. राजकुमार जी, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो रिसेंट अभी मुद्दा जो कल जिसको बहुत ग्लोरीफाई किया गया, अपर्णा यादव का भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश. तो ये जो है हमारे यहाँ गुजरात के अखबारों में भी जो है ये ये फ्रंट पेज पे छपी खबर है, मैं बता दूं आपको. तो इसको जो है ठीक से इसका पीआर तो क्या किया गया है कि ये खबर प्रादेशिक अखबारों में भी फ्रंट पेज पे आ जाए. पर आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अपर्णा यादव का अपना कोई राजनीतिक इतना बड़ा कोई वजूद तो नहीं है, तो फिर इस खबर को इतना ग्लोरीफाई करने के पीछे क्या कारण है और आप इसको कैसे देखते हैं, इसके क्या असर होंगे, क्या प्रभाव होगा? मयूर जी देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा. अपर्णा यादव का कोई राजनीतिक कैरियर नहीं है और ना ही कोई राजनीतिक अनुभव है उनके पास. एक बार वो विधानसभा का चुनाव लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट से लड़ी थी और बहुत बुरी तरह वहां से हारी थी. रीता बहुगुणा जोशी उस वक्त कांग्रेस में थी और उन्होंने उनको तकरीबन 60,000 वोटों से हराया था. तो जहां तक हम बात करें एक पॉलिटिशियन क्या है वो या उनका कितना वोट बैंक है, उस मामले में कोई बहुत बड़ी अभी भूमिका उनकी नहीं है. लेकिन बीजेपी इतनी तवज्जो उन्हें क्यों दे रही है, अगर आप इसको देखें, दिल्ली में जिस तरह से उनको दिल्ली केंद्रीय कार्यालय में वहां बुलाकर उनको शामिल कराया गया, उत्तर प्रदेश में भी शामिल कराया जा सकता था लखनऊ में, लेकिन दिल्ली चुना गया इसके लिए क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव की बहू है. मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है. मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे जो है प्रतीक यादव, उनकी पत्नी है अपर्णा यादव. तो भारतीय जनता पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि देखिए, मुलायम सिंह यादव के परिवार के लोग भी अखिलेश यादव के साथ नहीं हैं और उनकी बहू भी अब भारतीय जनता पार्टी में आ गई हैं क्योंकि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनने वाली है. दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी का एक काउंटर अटैक है अखिलेश यादव पर, क्योंकि कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी से मिनिस्टर, दो मिनिस्टर उन्होंने तोड़ लिए. स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान दोनों ही ओबीसी हैं और इसका एक बहुत बड़ा असर माना जा रहा था कि ओबीसी लीडर्स अखिलेश यादव की तरफ जा रहे हैं. तो कहीं ओबीसी जातियां जो कि बहुत बड़ी भूमिका में उत्तर प्रदेश में रहती हैं मतदान में भी और सरकार बनाने में भी, वो तो नहीं टूट रहे हैं बीजेपी से. तो इसको एक तरह से काउंटर करने के लिए उन्होंने अखिलेश यादव को झटका देने के लिए उनके परिवार से ही एक सदस्य को तोड़ा. और चूंकि मुलायम सिंह यादव बहुत बड़े नेता रहे हैं और अभी भी बहुत बड़े नेता हैं, तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल यही संदेश सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में देना चाह रही है कि देखिए, हमने मुलायम सिंह यादव जी की छोटी बहू को भी अपने साथ मिला लिया है. हालांकि ये बिल्कुल सच है कि उनका ना तो कोई जनाधार है और ना ही उनको कोई अभी तक राजनीतिक अनुभव है.
लेकिन एक ही कारण है कि मुलायम सिंह यादव की बहू है और अखिलेश यादव पर उन्हें एक हमला करना है इसको लेके कि देखिए ये जनता पार्टी में भी महिलाएं सुरक्षित हैं, और ये कैंपेन उन्होंने शुरू कर दिया। कल अपर्णा यादव ने वहां ज्वाइन किया और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जो उनका अभियान चल रहा है, जो डिजिटल मोड पर ज्यादा है चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार, तो आप देखिए वो शुरू हो गया उनका फोटो लगाकर। और स्वामी प्रसाद मौर्य जो अभी अभी समाजवादी पार्टी में गए, उनकी बेटी जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी संघमित्रा मौर्य, दोनों का फोटो लगाकर अब ये कैंपेन भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है कि महिलाएं और बहुएं सिर्फ बीजेपी में सुरक्षित हैं। तो ये इसलिए इसको इतना हाइप दिया गया, जो आप देख रहे हैं कि गुजरात में भी आप बता रहे हैं फ्रंट पेज पर छपा है, क्योंकि वो मुलायम सिंह की छोटी बहू है और इसके चलते भारतीय जनता पार्टी इसको पूरे देश में एक तरह से संदेश के रूप में दे रही है। मयूर जी, राजकुमार जी, एक चीज समझनी है आपसे, आप तो वहीं से बिल्कुल आप जमीन से जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता इतने सालों से कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता का मानस जो है आप बिल्कुल समझते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या इस तरह का जो नैरेटिव खड़ा किया जाता है उसकी असर पड़ती है क्या? देखिए परसेप्शन में पड़ता है, वोट में नहीं पड़ता है। अगर मैं बिल्कुल साफ बोलूं तो ये नहीं है कि अपर्णा यादव वहां चली गई हैं तो भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह का वोट से फायदा हो जाएगा, कुछ सीटों का फायदा हो जाएगा या राजनीतिक रूप से कुछ बढ़त मिल जाएगी, ऐसा मेरा मानना नहीं है। ये सिर्फ एक चुनावी प्रचार में अभियान का हिस्सा हो सकता है। एक परसेप्शन तैयार किया जा सकता है कि अखिलेश यादव अपने परिवार को भी नहीं संभाल पा रहे हैं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, मेरे जो सूत्र कह रहे हैं कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को बिल्कुल बुरा नहीं लगा। वो एक तरह से इस फैसले के बाद अपने को निश्चिंत और थोड़े रिलैक्स्ड महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अपर्णा यादव वहां रह के भी कुछ इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर दिया करती थी, जिससे अखिलेश यादव और सपा नेता असहज हो जाते थे। तो अब उनको बिल्कुल लगता है कि चलो इनका जाना ठीक रहा, कम से कम जो भी है वो अब साफ है। लोग ये तो नहीं कहेंगे कि समाजवादी पार्टी में रहकर कोई मोदी जी या योगी जी की तारीफ कर रहा है, जैसे कि अपर्णा यादव हमेशा करती रहती थी। और आपका सवाल जो है वो बिल्कुल इसका जवाब मैं देना चाहूंगा कि वोट पर कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है उनके भारतीय जनता पार्टी में जाने का। एक ऐसा किस्सा और भी कल देखने को मिला राजकुमार जी, ये मिला कि जो नितिन अग्रवाल हैं, जो नरेश अग्रवाल के बेटे हैं, जो सपा के बहुत एक धुरंधर कद्दावर नेता माने जाते थे उत्तर प्रदेश से, नरेश अग्रवाल, उनके बेटे नितिन अग्रवाल, तो वो हालांकि थे तो सपा में ही, लेकिन खुले तौर पर जो है वो बीजेपी को समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे थे। उपाध्यक्ष भी थे विधानसभा में उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने कल विधिवत रूप से सपा का त्याग कर दिया। तो ये क्या झटका माना जा सकता है सपा के लिए, या इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, दरअसल मयूर जी, ये बहुत एक तकनीकी विषय था जिसके चलते उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा, या उन्होंने त्यागपत्र दिया है, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से जीत कर आए थे। और नितिन अग्रवाल नरेश अग्रवाल के बेटे हैं। नरेश अग्रवाल उत्तर प्रदेश में तब कमोबेश सभी दलों में रह चुके हैं, कोई दल ऐसा नहीं जिसमें वो नहीं रहे हों, और इस वक्त फिलहाल वो भारतीय जनता पार्टी में। तो उनके बेटे हैं, वो भी आ गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन वो उन्होंने इस्तीफा तब इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनकी सदस्यता जाने का खतरा था। बाद में उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का उपाध्यक्ष भी बना दिया। अब चूंकि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं बीजेपी से, उन्हें टिकट बीजेपी का मिलेगा, सिंबल उसके बीजेपी के सिंबल पर रहेंगे। तो एक तरह से ये एक तकनीकी रूप से वो जो कहते थे कि समाजवादी पार्टी के मेंबर हैं, हालांकि सपा भी उन्हें अपना मेंबर मानती नहीं थी, ना वो मानते थे, वो पहले ही जा चुके थे। तो ये जरूरी था क्योंकि अब आने वाले चुनाव में वो कमल के चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे, इसलिए इस्तीफा दिया। और ऐसा ही दूसरा केस भी हुआ है। आज अदिति सिंह जो रायबरेली सदर से विधायक हैं और वो कांग्रेस की विधायक हैं, लेकिन वो बीजेपी की तरफ बहुत पहले से आ चुकी थी, और आज फाइनली उन्होंने भी कांग्रेस से इस्तीफा दिया है ताकि वो कमल के निशान पर चुनाव लड़ सकें। तो ये दोनों ही लोग, नितिन अग्रवाल भी और अदिति सिंह भी, बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके थे। सिर्फ औपचारिक रूप से अपने दलों में इसलिए थे क्योंकि अगर वो पार्टी छोड़ते तो उनकी विधानसभा की सदस्यता जाने का खतरा था। तो अब तो ऐसा कोई है नहीं, अब चुनाव बिल्कुल 2 महीने बचे हुए हैं, तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है फिलहाल अपने अपने दलों से, और कमल के निशान पर यानी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान पर चुनाव लड़ेंगे ये दोनों। मैं अभी एक अगले मुद्दे पे आता हूं, जो उत्तर प्रदेश में गठबंधन की राजनीति हो रही है उस पर मैं आऊं। उससे पहले मुझे सिर्फ एक बात आपको बतानी थी कि आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है, नरेश अग्रवाल ने लोकसभा या राज्यसभा में एक बड़ी स्पीच दी थी भावुक होकर, जिसमें उन्होंने उस समय, ये 2014 के बाद ही की बात है, लेकिन उस समय जो है उन्होंने
केंद्र सरकार की बहुत कड़ी निंदा करती हुई एक स्पीच दी थी, आपको भी याद हो। तो उसके बाद फिर वो बीजेपी में चले गए, तो आपको भी याद होगा। पर अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश में जो गठजोड़ की या गठबंधन की जो राजनीति चल रही है, आपके हिसाब से राजकुमार जी, कौन सा गठबंधन जो है वो किस एक मतलब कौन है गठबंधन के जो चला रहा है? जैसे सपा ने प्रादेशिक पक्षों के साथ किया हुआ है, कल घोषणा हुई कि निषाद पार्टी और अपना दल जो है वो बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं, तो कौन किस पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, हम थोड़ा सा पीछे अगर जाएं तो 2014 से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बहुत बढ़ गया है और वो आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा चुनाव में भी। 2014 में देखिए किस तरह से पार्लियामेंट का चुनाव जबरदस्त बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जीता। मोदी जी का नेतृत्व था, उनका चेहरा था और समाजवादी पार्टी की यहाँ सरकार थी, फिर भी वो ध्वस्त हो गए पूरी तरह से। उसके बाद 2017 में अगर आप देखें तो फिर यही चीज काम की, मोदी जी का चेहरा काम किया और उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी थे, जिसमें यादव को अगर हम अलग कर दें तो बाकी ओबीसी जातियां लामबंद होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ गई और सवर्ण के साथ गए। एक बम्पर मेजोरिटी 325 के लगभग बीजेपी को मिली। अब और एक और खास बात है कि अखिलेश यादव इसके पहले 2 गठबंधन बड़े कर चुके हैं और दोनों में वो फेल रहे हैं। 2017 में कांग्रेस से उन्होंने गठबंधन किया था विधानसभा चुनाव में, बिल्कुल असफल गठबंधन रहा। 2019 में मायावती और अखिलेश यादव की पार्टी का गठबंधन हुआ और सबका ये मानना था कि ये कुछ करामात ये गठबंधन दिखाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो गठबंधन भी फेल साबित हुआ। तो अभी तक विपक्ष के 2 बड़े गठबंधन अखिलेश यादव के फेल हो चुके हैं। इस बार 2019 में चूंकि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार है, तो ये ऐसा मानते हैं लोग कि एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, लेकिन अभी ये निश्चित तौर पर कहना कि विपक्ष का गठबंधन कितना काम करेगा, ये अभी थोड़ा सा पिछले 2 गठबंधन को देखते हुए संदेह है। और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन तो वही है जो उनका पिछले चुनाव में रहा। अपना दल से भी उनका गठबंधन पिछले चुनाव में था, निषाद पार्टी से भी था। तो दोनों लोग अपनी अपनी तरफ खड़े हुए हैं, लेकिन बीजेपी जिस तरह से अपने गठबंधन को पिछले 2 बार से चला रही है और सफल हो रही है, तो उनका तो एक ट्रैक रिकॉर्ड 3 बार से ठीक जा रहा है, लेकिन अखिलेश यादव और विपक्ष के गठबंधन का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं जा रहा। तो इस बार के चुनाव में अभी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि आगे कौन रहेगा, लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव की तैयारी की दृष्टि से, चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से और डिजिटल मोड में जो इलेक्शन कैंपेन हो रहा उसके दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी आगे है विपक्षियों से, समाजवादी पार्टी से भी आगे। जैसा कि अखिलेश यादव खुद बोल चुके हैं कि डिजिटल मोड में बीजेपी उनसे आगे। तो अभी हम ये देखते हैं कि चुनाव प्रबंधन, चुनाव कौशल और इन सब को लेकर बीजेपी थोड़ी सी आगे नजर आती है। बाकी वोट किधर ज्यादा पड़ेंगे, इसमें अभी जब तक सारे कैंडिडेट्स ना डिसाइड हो जाए, सारे कैंडिडेट सभी दलों के ना आ जाएं, तब तक कहना मुश्किल है। हाँ, पश्चिम में एक नया गठबंधन इस बार अखिलेश यादव का जयंत चौधरी के साथ, राष्ट्रीय लोकदल के साथ हुआ है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, लेकिन वहां पर भी जो सीटों का बंटवारा है वहां हो चुका है तकरीबन हर दल का। तो उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि बीजेपी को जो कहा जा रहा था कि किसान मूवमेंट के बाद वेस्ट में थोड़ा सा प्रदर्शन उनका कमजोर रह सकता है, लेकिन इस तरह की सीट बटी हुई हम देखते हैं बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की, तो विपक्ष के जो कैंडिडेट्स हैं उनमें आपस में भी कुछ एक तरह से प्रतिस्पर्धा हो जाएगी और इसका फायदा बीजेपी को वहां भी मिल सकता है। राजकुमार जी, मुझे एक सवाल और ये आपसे पूछना है और दर्शकों के लिए जानकारी चाहिए कि ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास करके किसान आंदोलन का जो प्रभाव रहा वो वहां पर ज्यादातर रहा। अब इस चुनाव में एक तो पहले ये कि किसान आंदोलन का मुद्दा कितना हावी रहेगा और दूसरी बात कि क्या एंटी इनकम्बेंसी अगर है तो किन मुद्दों पर हो सकती है यूपी में? देखिए, पहला सवाल आपका, पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान मूवमेंट का क्या असर पड़ सकता है। तो जब ये किसान आंदोलन चल रहा था उस वक्त हम सब लोगों का ये मानना था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि वहां पर खासतौर से जो जाट कम्युनिटी है वो इसमें बहुत बड़े पैमाने पर शामिल थी, पंजाब के साथ किसानों के साथ मिलके। लेकिन जब ये विड्रॉ कर लिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये कानून ही विड्रॉ कर लिया, उसके बाद भी ये ठीक था कि थोड़ी नाराजगी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस कानून के वापसी के बाद वहां पर ठीक ठाक काम किया है। और उत्तर प्रदेश में मैं आपको एक बात और बताऊं कि चुनाव आते आते सब कुछ जातिगत और धार्मिक आधार पर सिमट जा रहा है पिछले कई बार से। तो इस बार भी हम ये देख रहे हैं कि ये ठीक है कि जाट जो कम्युनिटी है, जाट जो समाज है, उसमें नाराजगी है बीजेपी के प्रति और थी।
लेकिन जब वो वोट करने जाएंगे तो वहां पर कुछ ऐसे फैक्टर भी निकल कर सामने आते हैं, जैसे कि यदि उनका कैंडिडेट उनके जाति का नहीं है और वो बीजेपी उनकी जाति के कैंडिडेट को दे रही, जो हम लिस्ट में देख रहे हैं, तो वहां पर जाट लोग बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। और अगर उनके सामने कैंडिडेट जो किसी और धर्म या उसका है, तो वहां पर वो सोच सकते हैं कि हम किसे वोट दें। तो बीजेपी को हम एकदम से खारिज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो चुनाव होना है अभी उसमें मुद्दे भी उठेंगे। वहां पर मुजफ्फरनगर का जो दंगा हुआ था 2012-13 में, उसके बाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमेशा चुनाव जब भी होता है तो ये धार्मिक मुद्दे भी उठते हैं, और इन मुद्दों को उठाकर भी वोट की पॉलिटिक्स वहां पर की जाती है। तो ये भी देखना होगा कि ये फिर से ये चीजें बाहर निकलेंगी, तो जो खासतौर से किसान, जो खासतौर से जाट हैं, वो उनकी नाराजगी कितनी कम होती है भारतीय जनता पार्टी के प्रति या बरकरार रहती है। लेकिन अभी ये कह सकते हैं कि 2014 और 17 की तुलना में इस बार बीजेपी की राह थोड़ी सी मुश्किल है वहां पर, क्योंकि जयंत चौधरी भी अपने कैंडिडेट्स के साथ समाजवादी पार्टी के साथ अपने मिलकर कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं। तो देखना यह कि क्या बीजेपी वहां पर पूरी सफलता अपनी जो 2014 और 17 में थी वो पा पाएगी या नहीं। लेकिन अभी वहां लड़ाई थोड़ी कांटे की है, ना बीजेपी बहुत कमजोर है और ना ही गठबंधन। बहन जी को लेकर बात करें तो बहन जी वैसे दिख तो नहीं रही है, लेकिन सूची जो उन्होंने जो जारी की, तो मैं तो यहाँ बैठा हूँ, लेकिन जो मैं समझ रहा था, जितना भी समझ पा रहा था, आप ज़्यादा इस पर रोशनी डालेंगे, मुझे यूं लगा कि कहीं ना कहीं एक बैकडोर सपोर्ट में है बीजेपी के बहन जी, जिस तरह से उम्मीदवार की घोषणा की, तो ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ बैठ के। आप उसका अगर आकलन करें तो दर्शकों के लिए ठीक रहेगा। बिल्कुल। देखिए, पिछले कई दिनों से ऐसा महसूस किया जा रहा है कि मायावती जी के तेवर उस तरह के नहीं हैं जिस तरह के आमतौर से रहा करते थे भारतीय जनता पार्टी को लेकर, और वैसे भी चुनाव में भी उनकी सक्रियता इस बार काफी कम है। वो कोरोना की वजह से भी हो सकती है, उन्होंने कहा कि वो रैलियां नहीं करेंगी या पब्लिक से नहीं उस तरह से रूबरू होंगी। लेकिन ये सही बात है कि मायावती जी उस तेजी के साथ या उस एग्रेशन के साथ ये चुनाव नहीं लड़ती हुई दिखाई पड़ रही है जिस तरह से विधानसभा के चुनाव लड़ा करती थी। और ये भी सही है कि वो कई बार उनके बयान इस तरह के आए हैं जो बीजेपी को कहीं ना कहीं से अपरोक्ष रूप से फेवर करते हैं। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि अखिलेश यादव के साथ जो गठबंधन हुआ था 2019 में उनका, उसके बाद इतनी कड़वाहट भर गई है समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच में कि बीएसपी को ऐसा हो सकता है कि अखिलेश यादव को हराने के लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। और जो उनके कैंडिडेट्स आ रहे हैं, अब उन्होंने जानबूझ के किया है या नहीं किया है, लेकिन जो उनके कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनको देख के ये लगता है कि फायदा बीजेपी को हो रहा है उनके इन कैंडिडेट्स को देखकर। तो ये सभी लोग ऐसा इस तरह का एक परसेप्शन सा बन गया है कि बीएसपी इस बार एक तो बहुत एग्रेशन से चुनाव नहीं लड़ रही है, और दूसरे उसके निशाने पर समाजवादी पार्टी ज्यादा है, बीजेपी कम है, और इसका फायदा बीजेपी को भी होता हुआ दिख रहा है। एक और दिलचस्प बात इधर है कि मायावती जी अगर राजनीतिक रूप से थोड़ी सी कमजोर हुई हैं, लेकिन उनका जो वोट बैंक है, जो दलित वोट बैंक उत्तर प्रदेश का है, जो उनके साथ मेजोरिटी में हमेशा से रहता था, इस बार वो किधर जाएगा। अब ये एक दिलचस्प चीज देखने वाली होगी कि क्या उसका प्रतिशत बीजेपी की तरफ ज्यादा जाएगा या समाजवादी पार्टी की तरफ भी कुछ जा सकता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि उसमें एक अच्छा खासा हिस्सा बीजेपी की तरफ जा सकता है, क्योंकि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश में, उनका लाभ कहीं ना कहीं से वहां तक पहुंचा है। और बीजेपी ने खासतौर से मेहनत भी की। अभी आप पहली लिस्ट में देखें तो उन्होंने सामान्य सीट पर भी एक एससी रिजर्वेशन का एक प्रतिनिधित्व वहां पर दिया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आईपीएस अधिकारी जो अभी अभी वीआरएस लेकर सरकार सेवा से बाहर आए हैं, असीम अरुण, वो दलित हैं और बीजेपी ने उन्हें अपना चेहरा एक तरह से बना दिया है। बेबी रानी मौर्य जो उत्तराखंड की गवर्नर थी, उनको इस्तीफा दिलाकर आगरा से चुनाव लड़ा रहे हैं, तो वो भी दलित हैं। तो बीजेपी पर फोकस कर रही है, वो इसलिए भी कि मायावती जी का जो वोट बैंक है वो अगर उनके सक्रिय रहने से अलग कोई अपना कोई विकल्प देखना चाहे तो किधर जाएगा। इन सब पर भी काम हो रहा है। लेकिन हाँ, आपकी बात सही है कि जो बीएसपी का रुख है उससे बीजेपी थोड़ा सा निश्चिंत है और उसे फायदा होता दिख रहा है। अब मुझे एक्चुअली पहले तो पूछना था, मन में ये था कि सवाल पूछूं कांग्रेस की स्थिति को लेकर, फिर मुझे सोच रहा था तो ये आया कि इससे पहले मैं आम आदमी पार्टी का पूछ लूं, इसलिए राजकुमार जी कि वो कितना कर पाएगी कितना नहीं कर पाएगी उत्तर प्रदेश में, ये तो एक संशय का सवाल है। लेकिन उसकी जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है
उसकी असर यूपी में भी दिख रही है, ये समझ में आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे लोगों ने घोषणा कर दी तो अब इन्होंने दाम घटा दिए बिजली के, और अखिलेश ने घोषणा कर दी कि 300 यूनिट तक बिजली फ्री हो जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो एक मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स है उसी की असर है, या फिर आप कुछ और मानते हैं इसे? देखिए, दोनों ही बातें हैं। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में काफ़ी पिछले करीब 3 साल से बहुत सक्रिय है, और इसलिए भी कि संजय सिंह जो उनके राज्यसभा सांसद हैं, वो उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर से आते हैं, और संजय सिंह ने अपना पूरा वक़्त अगर हम कहें तो उत्तर प्रदेश में ही ज़्यादा दिया है, और सीधे-सीधे योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने बहुत हमले भी किए हैं। तो आम आदमी पार्टी को चर्चा में लाने में कामयाब रहे हैं। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि सीटों के लिहाज से मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन रहेगा। यहाँ फिर वही परसेप्शन की बात है। शहरी क्षेत्रों में कुछ आम आदमी पार्टी चूँकि दिल्ली में है और लगातार वहाँ पे जीती भी है, अच्छा प्रदर्शन किया है, तो शहरी क्षेत्रों में कुछ वोटर उनसे प्रभावित ज़रूर है, लेकिन वो वोट कितना उनको करेंगे, ये समझने की बात है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं बिजली वाला, हाँ, तो निश्चित तौर से कि चूँकि दिल्ली में ये प्रयोग किया है आम आदमी पार्टी में, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जिस तरह से घोषणा की है, ये उससे प्रभावित लगता है। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में सीधी लड़ाई मैं अभी जो देख पा रहा हूँ, वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच बीच में है, और बीएसपी जो हम कई बार देखते हैं छुपा रुस्तम भी साबित होती है कि अगर बीएसपी के कुछ ऐसी सीट्स पर जहां पर दलित और मुस्लिम वोट एक साथ जुड़ सकते हैं, बीएसपी वहां पर कमाल दिखा सकती है, तमाम कमजोर होने के बावजूद। पर जो मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स है आम आदमी पार्टी का, जो वायदे और जिस तरह की सुविधाओं की बात है, फ्री बिजली की बात है, पानी की बात है, बेरोजगार भत्ते की बात है, तो ये सब चीज़ें जो वो दिल्ली में कर रहे हैं, स्वास्थ्य क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक की बात है, ये सब वादे वहाँ भी हो रहे हैं, गोवा में भी हो रहे हैं, पंजाब में भी हो रहे हैं। तो ये मॉडल क्या असर कर रहा है और पार्टी की जो सोच है उसके ऊपर? ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि देखिए, ऐसा नहीं है? नहीं, देखिए, ये चीज़ लुभावनी चीज़ें हैं और आम आदमी के हित की चीज़ें हैं, तो आदमी को समझ तो आता है। और दिक्कत मुझे यही लग रही है कि उनका संगठन जो है, चुनाव लड़ने में संगठन भी एक बहुत बड़ी चीज़ होता है। उनका अभी संगठन उत्तर प्रदेश में उतना मजबूत नहीं है। वो जैसे केजरीवाल साहब कोई बात कहते हैं या संजय सिंह कोई बात कहते हैं, तो लोग समझते हैं, सुनते हैं। लेकिन अभी लोगों को ये भरोसा नहीं हो रहा है कि उनका संगठन या उनके कैंडिडेट्स जीतने की स्थिति में होंगे या नहीं होंगे। जो बीजेपी से नाराज़ लोग हैं, वो ये अभी नहीं समझ पा रहे हैं कि वो आम आदमी को वोट देंगे, तो क्या उनका वोट कहीं सही होगा या खराब हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी से लड़ते हुए अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी को अभी यहाँ से बहुत सीटों को उम्मीद तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ, वो लोगों के बीच अपनी बात पहुँचाने में सफल हो रहे हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है कि पंजाब और गोवा की तरह उत्तर प्रदेश में भी उनके लिए कुछ ज़मीन तैयार हो, लेकिन अभी राह थोड़ी लंबी है उनके लिए। राजकुमार जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत ऐसी कुछ बातें जो हैं ज़मीनी स्तर की आपने बताई हमारे दर्शकों को, और इसी तरह हम जो है आपसे जुड़ते रहेंगे। कांग्रेस की बात करनी थी, आज समय थोड़ा कम पड़ रहा है तो हम कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगले बार जब हम मिलेंगे तो उस पर भी बात करेंगे और बात करते रहेंगे आपसे। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, ऐसी प्रार्थना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राजकुमार जी। थैंक यू। તો દોસ્તો, આપણે વાત કરી રાજકુમાર સિંહ સાહેબ સાથે, એ બહુ વરિષ્ઠ પત્રકાર છે ઉત્તર પ્રદેશના, અને એમણે અત્યારે જે સ્થિતિ છે ઉત્તર પ્રદેશમાં રાજકારણની, જે ઉઠાપટક ચાલી રહી છે, પોલિટિકલ દાવપેચ ચાલી રહ્યા છે, એના ઉપર આપણી સાથે એમણે ત્યાંની વાસ્તવિકતાની, જમીની હકીકત છે એની વાત કરી। આ જ રીતે આપણે અલગ અલગ જે નિષ્ણાત લોકો છે એમની સાથે પાંચે પાંચ રાજ્યોમાં શું ચાલી રહ્યું છે એને લઈને તમારા સુધી આવતા રહીશું દસ્તકના માધ્યમથી। હવે આજે આ કાર્યક્રમ અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ। રજા આપો। થેન્ક યુ વેરી મચ। નમસ્કાર।